मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि BSSC मेंस में आप लोगों के 25 क्वेश्चन जो है किससे आएंगे, समान विज्ञान से आएंगे। तो इस दृष्टिकोण से समान विज्ञान को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से जो है मैं आप लोगों के लिए डेली समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए फिर हम लोग देरी ना करते हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट है समान विज्ञान का उसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एवागाड्रो संख्या का मान होता है। तो यहाँ पे एवागाड्रो है तो एवागाड्रो के जगह होगा क्या, एवागाड्रो। तो एवागाड्रो संख्या का जो मान होता है वह होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या या इकाई क्या होती है। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी संख्या या इकाई होता है वह क्या होता है, पारसेक होता है। वैसे हम लोग जो है दूरी को प्रकाश वर्ष में भी मापते हैं, बट प्रकाश वर्ष से बड़ी मापने का जो संख्या या इकाई होता है वह क्या होता है, पारसेक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हैं। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। तो 1 लीटर जो है 0.2642 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि 1 फर्मी में कितना मीटर होता है। तो 1 फर्मी में जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके कि लॉगरिथम के आविष्कार जो किए थे वह किसने किए थे। तो जॉन नेपियर ने लॉगरिथम के आविष्कार किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादन जो किए थे या प्रतिपादक जो किए थे किसने किए थे। तो वह जो है मैक्स प्लांक ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग किस में मापते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता को हम लोग किस में मापते हैं, हाइग्रोमीटर में मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाइड्रोमीटर से हम लोग जो है जल के घनत्व को मापते हैं। कौन सा, जल के आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 एंगस्ट्रम मात्रक किसके बराबर होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है 1 एंगस्ट्रम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 2 मैच हो रहा है और यह जो है क्वेश्चन में जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहे हैं तो थोड़ा मिस हुई है, तो पावर होगा यहाँ पे, लेकिन लग रहा है ऑप्शन में कि 10-10। तो ए डी दोनों सेम ही है। तो आपका आंसर जो होगा वो या तो ए होगा या तो डी होगा। तो ए और डी दोनों सेम ही है, यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो क्लियर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है पृथ्वी का कक्ष वेग? तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा संचित होती है तो वह कौन सी ऊर्जा होती है? तो घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम लोग कौन सी ऊर्जा के नाम से जानते हैं? स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और गतिज ऊर्जा का जो एक गतिज ऊर्जा है ऑप्शन ए में आपका, और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% कितना परसेंट 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा? तो कितना बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान? तो 125% जो है बढ़ जाएगा। कितना? 125% जो है बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो उत्पन्न होती है वह किसमें होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है सभी माध्यम, चाहे ठोस रहे, गैस रहे, द्रव रहे, सभी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सभी माध्यमों में। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 14 में है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है किसमें? अनुप्रस्थ तरंग जो है आपके हवा में जो है उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसके अलावा और माध्यम में जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग जो है यह हर एक माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में है कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात कहलाता है वह प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो कार्य करता है वह कौन से सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। कौन? पनडुब्बी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ए में है आपका न्यूटन के प्रथम गति नियम। न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वह नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको आते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको कि आप लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उसको जानें और जिसको जानते हैं उसका रिवीजन करें। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। किसको हम लोग तरंग अपस्रव के कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? जब उसकी आवृत्ति किसके बीच होता है। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार ही इसको हम लोग बना पाएंगे। तो आपके ए में है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से अधिक, और आगे है आपका ऑप्शन नंबर सी में कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक। डी में आया है आपका 20 हर्ट्ज से कम। तो तरंग अपस्रव जो कही जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम वाले तरंग को हम लोग कौन से स्रव के नाम से जानते हैं? उसको हम लोग अपस्रव के नाम से जानते हैं। कौन सा? अपस्रव। जिसका तरंग दैर्घ्य कितना हो? 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम लोग अपस्रव के नाम से जानते हैं। और जिसका तरंग दैर्घ्य जो है
20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच हो उसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। और यह इसी तरंग को जो है मानव जाति जो होते हैं क्या करते हैं, सुन पाती हैं। और 20 हर्ट्ज से जो अधिक होती 20 हर्ट्ज नहीं 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उसको हम लोग प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। और इस तरह के जो आवाज़ होते हैं हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इस तरह की आवाज़ कौन सुनता है, तो कुत्ता, चमगादड़ एक्सेट्रा जो भी जानवर होते हैं वह सुनते हैं प्राश्रव्य तरंगों को। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो डी में क्या दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज से कम, तो यही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 19 में है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग जो होगा वह क्या हो जाएगा। तो ध्वनि का वेग जो है आधा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 20 है कि ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या हैं। ध्वनि तरंगे जो है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रकाश तरंगे जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 21 में है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी जो त्रिज्या होती है उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं केवल एक ही कंडीशन को छोड़ करके वे सारे प्रतिबिंब जो बनते हैं किस तरह के बनते हैं, वास्तविक और उल्टा बनते हैं। और एक ही कंडीशन में जो है अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम लोग जो है कहाँ पे रखते हैं, एफ फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र इन दोनों के बीच जब वस्तु को रखते हैं तब जो है इस कंडीशन में जो है प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वह किसके उदाहरण है, तो यह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। वैसे हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 24 में है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो कैसा होता है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस वह उत्तल लेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था तो किसने किया था। तो किसने किया था E बराबर mc², जो ये फॉर्मूला दिया था किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 26 में है क्या है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो थोरियम का नाभिक को किसमें बदला जा सकता है, तो प्लूटोनियम में। किसमें बदला जा सकता है, प्लूटोनियम में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ का जो है निम्न गलनांक का होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो वाई किरणों, या वाई किरण कहें या गामा किरण कहें, तो गामा किरणों की जो चुंबक आवृत्ति होती है वह सबसे अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो ऊर्जा का क्षय जो कम होता है किसमें होता है, वह आपके दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 30 में है कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह जो है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 31 में है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है। तो वह विकिरण से स्थानांतरित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि न्यूनतम संभवतः ताप है। तो न्यूनतम संभवतः ताप जो है वो कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में है कि यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि क्या होती। तो दिन की अवधि जो है कम होती। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 35 में है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वह कोरोना भाग दिखाई देता है। तो इसको क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और यह क्वेश्चन जो है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपके 36 में है कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किससे गुजरे, कौन से माध्यम से गुजरे। तो आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ए में है वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए। हाँ, कांच से जब प्रकाश जो है वायु में जाएगा तब जो है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में ये जो टोटल 36 क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किए और समझे भी। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सेट हो गए होंगे। और यदि कहीं लगे कि आप लोगों को अनक्लियर है या माइंड में सेट नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आए होंगे आप लोगों को। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।